हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं। इस आधुनिक भारत के अंतर्गत मैंने अभी तक आप लोगों को 8 चैप्टर पढ़ा दिया है और 9वें चैप्टर भारत में अंग्रेजों की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक मैंने आप लोगों को भारत में शिक्षा का विकास और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता यानी प्रेस कैसे आगे बढ़ा उसके बारे में हमने बताया। अब तीसरा अध्याय में हम लोग ये करने जा रहे हैं कि भारत में अंग्रेजों की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को भारत में ये बताने का प्रयास किया था इस पिछले वीडियो के माध्यम से कि बंगाल में गवर्नर कैसे बने, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई और कैसे इनके माध्यम से भारत में सुधार की भी प्रक्रिया शुरू होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत का गवर्नर जनरल पढ़ेंगे और अगले वीडियो के माध्यम से वायसराय पढ़ेंगे और इस प्रकार 3 वीडियो के माध्यम से आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल की। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो व्यक्ति चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल की। आपको हमने बताया था कि 1833 ईस्वी में भारत में एक चार्टर एक्ट आया था। उसी चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वही व्यक्ति था जो बंगाल का पहले था, वो भारत कंसेप्ट में आ गया। इस प्रकार बंगाल बेंटिक जो था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। ये बात मैंने कल भी के वीडियो में आप लोगों को दोस्तों मैंने एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अक्सर पूछा था कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब आता है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में क्या क्या काम किया। इसने 1829 ईस्वी के कानून के अधिनियम 17 द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये भी हम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, लॉर्ड बेंटिक के प्रयासों से भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे इसने क्या काम किया कि 1831 ईस्वी में लॉर्ड एलन ब्रो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान जो था ने सर अलेक्जेंडर वंश को सिंधु नदी के मुहाने की खोज के लिए भेजा तथा 1832 में विलियम बेंटिक ने कर्नल पोंटिंग को भेजकर सिंध से संधि किया। ठीक है दोस्तों, अब इसके समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए 1830 में कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया और 1837 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जैसे हम याद रखते हैं ना सती प्रथा का अंत करना, उसी प्रकार से ठगी प्रथा को भी इसने समाप्त किया था। आगे कह रहा है कि इसी के समय में 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कंपनी के अधीनस्थ किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्म स्थान, जाति अथवा रंग के आधार पर किसी प्रकार से किसी पद से वंचित नहीं किया जा सकता। ये एक इसने नियम बना दिया। इसने शिशु कन्या वध पर भी प्रतिबंध लगाया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा उसकी काउंसिल में पहली बार एक कानूनी सदस्य नया पद जोड़ा गया, जिस पर मैकाले को नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके कार्यकाल में 1835 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। उसके समय में सिक्कों पर मुगल बादशाह की जगह इंग्लैंड को राजा की आकृति से खुदवाई जाने लगी। ये एक काम बहुत बड़ा डेंजरस काम हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी के समय में हुआ था मैकाले समिति आई थी। शिक्षा के क्षेत्र में बेंटिक ने महत्वपूर्ण सुधार किया था। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य एवं माध्यम दोनों पर ही गहरा अध्ययन किया। अंततः मैकाले समिति ने अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में अपना निर्णय दिया था, जिसे हम लोग मैकाले का सिद्धांत कहते हैं। और इसने जो निर्णय दिया था उसमें एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जो मैंने आपको बताया था, फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसको हिंदी में हम लोग निस्पंदन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे यहाँ 35 में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था चार्ल्स मेटकप, जो 1 साल के लिए रहा था। इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इसने प्रेस से सभी प्रतिबंधों को हटा दिया था। कल भी चर्चा हमने की थी। इसके बाद आता है ऑकलैंड, जो 1836 से 42 तक रहता है। ऑकलैंड 1838 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह और शाह शुजा के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी, जिसे हम लोग त्रिपक्षीय संधि कहते हैं 1838 में।
ऑकलैंड को भारत में शिक्षा एवं पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के विकास और प्रसार के लिए जाना जाता है। इसके कार्यकाल में मुंबई तथा मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई थी, याद रखिएगा। और 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था, जो आज हमारे सामने जो बुराड़ी बाईपास दिखता है यही है। इसी को हम लोग पहले ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से, जिसको शेर शाह सूरी ने बनवाया था, इसी ने इसे सबसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड जिसको कहते हैं हम लोग नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, अब आता है एलन बरो जो 42 से लेकर 44 तक रहा। इसके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 के बीच में, और इसके कार्यकाल में 1843 ईस्वी में सिंध को चार्ल्स नेपियर के द्वारा अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, याद रखिएगा। आगे दोस्तों है लॉर्ड हार्डिंग जो 1844 से 48 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था, जो 1845 से 46 में हुआ था। ये याद रखिएगा, 2 युद्ध हुआ था, जिसकी समाप्ति लाहौर की संधि से 1846 में हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों कह रहा है कि इसने कैम्बेल को नियुक्त कर उड़ीसा के खोड़ों की बीच प्रचलित नर बलि प्रथा को भी समाप्त किया था। इसने सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को सुनिश्चित किया। इसने भारत के प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा का भी प्रबंध किया था। एक चीज याद रखिएगा कि किसके समय में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किया जाता नौकरियों में, तो याद रखना दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के समय में। इसके बाद आता है डलहौजी। डलहौजी के बारे में तो पूछिए मत, बहुत ही खतरनाक आदमी था ये भारत के लिए। और इसका एक व्यपगत का सिद्धांत जिसे हम लोग हड़प नीति या विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, ये प्रचलित था। ये 48 से 56 तक रहा था। ठीक है दोस्तों, इसने राज्य के विलय के लिए व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था, जो दिल्ली पुलिस में भी पिछली बार पूछा गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो राज्य मिलाए गए थे वो सतारा, जैतपुर, सबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर थे। ये पहले भी हमने चर्चा कर लिया है 1857 के विद्रोह के दौरान ही। उसके बाद इसने पंजाब का विलय किया था। इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हुए और 1849 में पंजाब को कंपनी राज्य में मिला लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आता है अवध का विलय। इसके समय में हुआ था 1856 ईस्वी में। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर लखनऊ के रेजिडेंट आउट्रम ने अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करवा दिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ये याद रखना है आपको दोस्तों कि जब अवध का विलय किया गया था तो वहां का शासक कौन था? वाजिद अली शाह था। ठीक है दोस्तों, फिर आता है बरार का अधिग्रहण। हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का कर्ज अदा करने में अपने को असमर्थ पाकर 1853 में बरार का कपास उत्पादक क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिया गया। इसने कर्नाटक के नवाब तंजौर के राजा एवं नाना साहब की उपाधियों और पेंशनों को भी बंद कर दिया। बहादुर शाह द्वितीय के बाद मुगल शासक की उपाधि एवं पेंशन को समाप्त करने की योजना भी इसी ने ही बनाई थी। इसके साल में बहुत कुछ काम हुआ था दोस्तों। इसके शासनकाल में संताप विद्रोह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। प्रशासनिक सुधार भी हुआ था। इसके समय में बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। सैनिक सुधार भी इसने किया था। इसके समय में बंगाल तोपखाने का मुख्य कार्यालय कलकत्ता के स्थान पर मेरठ लाया गया तथा शिमला में गर्मियों की राजधानी तथा सैनिक मुख्यालय भी बनाया गया था। शिक्षा संबंधी सुधार किया था। 1854 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सर चार्ल्स बोर्ड के द्वारा शिक्षा के प्रबंध में प्रेषित पत्र, जो बोर्ड का निर्देश पत्र था, ब्रिटिश शिक्षा का मेगना कार्टा कहलाता है, को भी स्वीकार किया था। ये भी हमने चर्चा कर लिया। रेल विभाग का भी इसके समय में हुआ था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि उसी के कार्यकाल में भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लंबाई लाइन बिछाई गई थी। मुंबई से थाने तक बिछाई गई थी। 1854 में दूसरी रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज के कोयले क्षेत्र तक बिछाया गया था। विद्युत तार भी इसी के समय में लाया गया था। डाक सुधार का भी विभाग इसी के समय में किया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी इसके शासनकाल में पहली बार चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। इस विभाग को नहरों, पुलों तथा सड़कों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। वाणिज्यिक संबंधी सुधार इसके समय में हुए थे। बहुत सारे सुधार हुए थे दोस्तों। इसके मतलब जो भी पूछ दिया जाए, कुछ भी ना आए तो इसको लिख दीजिए, वो सही हो जाएगा आंसर। सामाजिक सुधार हुआ। इसी के समय में हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम भी पारित किया गया था और वहां से भारत में विधवा पुनः विवाह अधिनियम को लागू किया गया था 1856 में। केनिंग, अब आता है केनिंग के समय 1856 से 58 था। इसके कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ, जिसने थोड़े समय के लिए भारत के क्षेत्रों में अंग्रेजी सत्ता को लगभग समाप्त कर दिया।
1857 में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल तथा प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज की भी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद 58 में, जब विद्रोह के बाद 58 में भारत शासन अधिनियम आता है, तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। यानी जिस प्रकार से हमने देखा कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक उसी प्रकार भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाएगा, जिसका नाम होगा कैनिंग। और इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों करेंगे, क्योंकि अब हम एक वीडियो कंप्लीटली वायसराय का बनाएंगे। ये कंप्लीटली वीडियो जो था वो क्या था, भारत के गवर्नर जनरल का था। अब हम कंप्लीटली क्या करेंगे, एक वीडियो भारत के वायसराय का बनाएंगे, जिसमें हम उनकी उपलब्धियों को बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप इसे ध्यानपूर्वक करने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी ना पढ़े तो अंग्रेजों की उपलब्धियों के लिए अगर गवर्नर जनरल को पढ़ लिया जाए तो ये भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाती है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।